कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम अपनी सीरीज में पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें हम सॉल्व कराएंगे और वो इम्पोर्टेंट टर्म्स बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डिमांड है कि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए अपनी सीरीज को लेके आए हैं। आज का ये लेक्चर लेके आए हैं, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो हमने इससे पहले जब पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट में जब हमने पेडागोजी से रिलेटेड टर्म्स जाने थे और क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो उसमें भी हमने सृजनात्मकता वर्ड के विषय में बात की थी। ठीक है, बच्चे को क्या करना है, सृजनशील बनाना है, और जहां पे भी ये टर्म यूज हो यानी कि उस आंसर पे हमें पहले सोचना है, विचार करना है कि वो क्या बता रहा है। ठीक है, हमें बच्चे को क्या करना है, सृजनशील बनाना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का पोषण करता है। पहला ऑप्शन है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात यानी कि जो भी बच्चे के अंदर क्या है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ क्या होता है, गुण होते हैं जो विद्यमान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि टीचर क्या करता है, बच्चों से जब प्रश्न पूछता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रश्न क्लास में बोलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अगर बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है तो वे अपने मन में छिपी हुई भावनाओं को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे की कहाँ तक सोच, बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। तो ये क्या है, हम कब जान पाएंगे, जब हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उससे बोलेंगे, फ्री होके बोलने के लिए कहेंगे, तो बच्चा क्या होगा, जो भी उसके मन में चल रहा होगा, जो भी विचार उसके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे, वे विचारों को वो क्या करेगा, टीचर शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इससे क्या होगा, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना और उससे प्रश्न पूछने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि यहाँ पे बच्चे को सेंटर में रख के बात की जा रही है। ठीक है, बच्चे को क्या किया जा रहा है, सेंटर में रखे, और हमने हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया है। नेक्स्ट है विद्यालय। अभी हम इस ऑप्शन पे बाद में विचार करेंगे, पहले हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, यानी कि स्टार्टिंग से ही सिर्फ उपलब्धियों के लक्ष्यों पे ही केवल बल देना। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। जहां पे भी अच्छे अंकों के लिए कोचिंग कराने से रिलेटेड बात हो, या कहीं पे भी रटने पे बल दिया जाए, बोझ को ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो इस टाइप के आंसर को हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। इससे बच्चे के सृजनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, इससे सृजनात्मकता, यानी कि इसका संबंध किसमें दिख रहा है, किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सृजनात्मकता का पोषण जो है वो किससे होगा, जब हम बच्चे की अंदर निहित जो भी प्रतिभाएं होंगी उनको जानने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। हमेशा नहीं वाले पे ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्या कोई बच्चा अगर जल्दी से रट लेता है तो क्या वो बुद्धिमान बच्चा है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, वह जो प्रवाह पूर्वक एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। प्रवाह पूर्वक और उचित तरीके से अगर संप्रेषण कर रहा है तो यानी कि बच्चा क्या है, बुद्धिमान बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट है
ये तो बुद्धिमान के ये लक्षण हैं, ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, यानी कि अमूर्त रूप से सोचता है, ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, उस पे वो चिंतन कर रहा है बच्चा, यानी कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, बच्चा अमूर्त रूप से सोच रहा है। तो यानी ये बुद्धिमान, ये क्या है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। नेक्स्ट है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। सोचिए बच्चा अगर किसी भी परिवेश में जा रहा है और अपने आप को समायोजित कर दे रहा है, यानी कि वो बच्चा क्या है, बुद्धिमान है। तो यानी ये भी क्या है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। और इसमें ए ऑप्शन पे देखिए, वह जो लंबे निबंधों को रटता है, और जहां पे भी रटने की क्षमता है वो निगेटिव टर्म को दिखाती है हमेशा, ठीक है, रटने वाली क्षमता जो होती है हमेशा निगेटिविटी को दिखाती है। तो आंसर में पूछा है कौन सा लक्षण नहीं है बुद्धिमान बच्चे का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब समृद्ध होगा, देखिए सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, ठीक है, जो वास्तविक है, रियलिटी वाली चीजें हैं वो कक्षा में लेके आई जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें, यानी कि बच्चे क्या करें, आपस में एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करें, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, और शिक्षक भी उसमें क्या करे, अपना भागीदारी दिखाए बच्चों के साथ में। तो ये इसमें दिया गया है कि वास्तविक दुनिया की, यानी बाहरी जीवन को आप बाहरी जो वातावरण है उसको कक्षा के वातावरण में आपने क्या किया, प्रवेश कराया, आपने बच्चों को क्या किया, एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने के लिए स्वतंत्र कर दिया, और टीचर भी उसमें पूरी तरह से भागीदारी दिखा रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बच्चे ज्यादा से ज्यादा शिक्षण सामग्री का प्रयोग केवल करते रहिए, और बच्चे को क्या कीजिए, कोई एग्जाम्पल ना दीजिए, किसी दूसरे तरीके से समझाइए नहीं, तो क्या बच्चा बहुत ज्यादा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। सी ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, केवल व्याख्या करता रहे, बच्चा तो बोर हो जाएगा, बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, केवल टीचर आए कक्षा में सिर्फ व्याख्या कर दे तो क्या होगा, बच्चे क्या इंटरेस्ट लेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, जहां पे रटने की बात हो, कोचिंग की बात हो, परीक्षाओं की बात हो, वो हमेशा निगेटिव टर्म होता है, जहां पे परीक्षा लेने की बात हो तो वो भी क्या हो जाएगी, आवधिक परीक्षाओं वाली बात गलत हो जाएगी। तो इसका जो सीखना समृद्ध हो सकता है, कब बहुत अच्छा समृद्धशाली होगा सीखना, जब बच्चे के सामने वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को लेके कक्षा में आइए कि कुछ भी जैसे परिवर्तन हो रहा है, या पेड़ है, ठीक है, तो ये पेड़ जो अलग अलग टाइप के पेड़ हैं उनके विषय में चर्चा कीजिए, सारे बच्चों को शामिल कीजिए, ठीक, तो इस टाइप से बच्चा क्या करेगा, ज्यादा सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अगर दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको क्या करना है कि पांचवी कक्षा के का बच्चा है, दृष्टिबाधित है, इसका ऑप्शन दिया है निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दृष्टिबाधित है तो क्या उसे आप निचले स्तर के कार्य करने की छूट देंगे। नेक्स्ट है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए। उस थर्ड ऑप्शन है कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से क्या सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए दृष्टिबाधित बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और ऑप्शन नंबर सी हमें कह रहा है कि कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। कोई भी बच्चा है अक्षम है, ठीक है, समर्थ नहीं है किसी चीज से, तो उस बच्चे के साथ में क्या है, और बच्चों की तरह सामान्य व्यवहार करेंगे, तभी बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे के अंदर किसी टाइप की निगेटिविटी नहीं आएगी, ठीक है, बच्चे के अंदर किसी टाइप की निगेटिविटी नहीं आएगी। तो बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए, और श्रव्य अगर दिखाई नहीं दे रहा तो श्रव्य सीडी के माध्यम से, ठीक है, श्रव्य अगर सुनाई श्रव्य सीडी के माध्यम से क्या किया जाए, सहायता उपलब्ध कराई, तो बच्चा क्या करेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, सीखेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाए। केवल विशेष व्यवहार करने से कुछ नहीं होगा, बच्चा इसमें विशेष व्यवहार आप करते रहेंगे, बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा, बच्चे को हमें सिखाना है,
ठीक है, उसके साथ विशेष व्यवहार सिर्फ करते जाइए और बच्चे को कुछ भी ना दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, विशेष व्यवहार आप करते रहिए, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो देखा कि जो भी ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ में कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर सी था। आगे हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जो विद्यालय में आकलन किया जाता है, बच्चे का परफॉर्मेंस देखा जाता है, इस टाइप का जो आकलन है वो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है आकलन बहुत किफायती होना चाहिए, बहुत ज्यादा मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है, आकलन बहुत ज्यादा किफायती होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ठीक है, जो भी शिक्षक हैं वे अपने जो शिक्षार्थी हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो उनके संपर्क में रहते हैं। अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, शिक्षक जो होता है अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में सबसे ज्यादा रहता है और वो अपने स्टूडेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि वो किस टाइप का उसका परफॉर्मेंस है, कैसा वो सोचता है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है। तो जो उसके संपर्क में, यानी जो शिक्षार्थी है, बच्चा है, उसके संपर्क में जो सबसे ज्यादा रहता है वो कौन रहता है, वो उसका शिक्षक रहता है। तो अभी जो हमने अभी ऑप्शन देखे हैं उनमें से जो सेकेंड ऑप्शन है, इस पे बाद में हम देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, केवल अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, बच्चे को कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी शिक्षा ना दीजिए, उसको सिखाइए नहीं, केवल उसको ग्रेड से मतलब होता है। फिर बच्चा टाइम वेस्ट करने क्यों जाता है, घर पे ही बैठ के उसको ग्रेड मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो इससे बच्चे के अधिगम में तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा, केवल ग्रेड से मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये तो एक निगेटिव पॉइंट है, ठीक है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, केवल बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, ठीक है। अभी तक में जो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मिला है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें क्या दिया, बाह्य परीक्षों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर तरीके से जानता है। जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट की जो भी परफॉर्मेंस है उनको बहुत अच्छे से जानता है, वो रोज उसके संपर्क में रहता है, बच्चे के अंदर कौन से गुणों का विकास हो चुका है, किन गुणों का विकास करना है, तो ये किसको पता है, ये एक शिक्षक को जो उसके संपर्क में हमेशा रहता है उसी को पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सबसे सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारे भिन्न भिन्न टाइप के, मीन्स किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, इस टाइप के बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं। अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, केवल एक समान गति। अगर जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनको जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चे हैं जिनको देर में समझ में आता है, और बाई चांस टीचर जो है एक समान गति से केवल पढ़ाता रहे, मंद गति से पढ़ा रहा है, तब भी क्या होगा, जो तीव्र गति से समझने वाला बच्चा होगा वो बोर हो जाएगा। अगर तीव्र गति से पढ़ा रहा है तो जो मंद गति से समझने वाला बच्चा होगा उसको दिक्कत होने लगेगी, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये तो ऑप्शन एक तरह से क्या हो गया, निगेटिव आंसर हो गया। नेक्स्ट, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। कई अनुभव, यानी कि किसी को अगर खेल के माध्यम से समझ में आता है तो खेल के माध्यम से समझाया जाए, किसी को अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आता है तो एग्जाम्पल, बाह्य वातावरण को आप क्लास में लेके आइए, जो अनुभव है, उदाहरण है, उनको लेके आइए क्लास में, उनके तरीकों से समझाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या अनुभव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कठोर, यहाँ अभी हमें ये ऑप्शन बाद में हम फिर से देखेंगे। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित कर दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा तो डरने लगेगा, क्या बच्चे के अंदर तो ये क्या, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी वो रटने लगेगा, ठीक है। ये तो निगेटिव पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये तो एक निगेटिव पॉइंट हो गया, इस पे तो बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। नेक्स्ट, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देंगे, जहां भी परीक्षा से रिलेटेड, रटने से रिलेटेड जहां पे भी बात कही गई हो उसको तुरंत आप कट कर दीजिए, ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा,
एक समान मात्रा पे बल देना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सबसे सही है? सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, कई तरीके से कई मेथड्स का यूज करके बच्चे को शिक्षा देना। इससे क्या होगा, जो अधिगम होगा बहुत ही प्रभावी तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर तुरंत शिक्षिका नहीं दे रही है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं करती है, ग्रुप में बैठा के बच्चों के साथ समूह चर्चा करती हैं। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि एक दूसरे के साथ में सीखे बच्चा। सक्रिय भागीदारी मीन्स अपने अपने मत दें, जो उनके विचार है वो विचार जो बच्चे के मन में जो विचार चल रहे हैं उनको बच्चा सामने लेके आए। ठीक है, तो ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता। इससे यानी सहयोगात्मक अधिगम और प्रोत्साहन करना। ठीक है, समूह चर्चाएं करना और सहयोगात्मक, एक दूसरे का सहयोग करके अगर बच्चा सीखता है तो यानी कि वो पूरी तरह से अपनी सक्रिय भागीदारी दे रहा है बच्चा। इस लाइन का ही दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो सक्रिय भागीदारिता को दिखा रहा है। लेकिन अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, इससे इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। केवल आप एक अच्छा एग्जाम्पल से प्रस्तुत कर दीजिए। ठीक है, और हमें बच्चे को क्या करना है? हमने बोला है बच्चे को करके सीखने पे बल दिया जाए। ठीक है, बच्चा जब सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा तो क्या होगा, बच्चा ज्यादा सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, और जो भी सीखेगा वो हमेशा एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखेगा। ठीक है, वो हमेशा कहीं पे भी यूज कर सकता है, उस नॉलेज का यूज कर सकता है बच्चा। तो यहाँ पे है वो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। केवल अच्छा आप एग्जाम्पल लेके आइए क्लास में, बस उसका आप उसी को शो करा दीजिए। ठीक है, तो बच्चा उससे इतना अच्छा नहीं सीखेगा जितना वो अपनी सक्रिय भागीदारिता के बेस पे समझेगा। सीखने की तत्परता, सीखने की तत्परता यानी इन सारे ऑप्शन में से जो ऑप्शन सबसे सही है वो कौन सा है? सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चंस में किस टाइप से सोचना है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी छोटे विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको अपने समवयस्क विद्यार्थियों के साथ में अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका क्या कारण है? जिससे कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ठीक है, ये कह रहा है कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया है और इस लाइन में तो शिक्षा केंद्रित हो गए, शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो हमें शिक्षक की कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना है। इस वजह से हम बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ में अंतःक्रिया करने के लिए फ्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम ध्यान देते हैं, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ठीक है, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं सिखाना है यहाँ पे बच्चे को प्रश्नों के उत्तर सिर्फ नहीं सिखाना है। ठीक है, जहाँ उत्तर प्रश्न ये सब सिखाने की बात हो रही है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। एक चीज देखिएगा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ में अंतःक्रिया करने के लिए बोल दिया गया। आप बातचीत करिए, अंतःक्रिया करिए समवयस्कों के साथ में, कोई तो कारण होगा। ठीक है, यहाँ सीखने से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक, किसी उदाहरण पे चर्चा करने की बात नहीं की गई है। तो इसमें देखिएगा पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, इसका इस लाइन से कोई मतलब नहीं बन रहा है कि पाठ्यक्रम को आपको जल्दी पूरा करना है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। भाई आपस में बच्चा क्या होता है, इंटरेक्ट होता है, समाज में क्या चल रहा है, किस टाइप के लोग हैं, कैसे बात करनी है, कैसे संपर्क में आना है लोगों के। तो इस चीज को यानी सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना, यहाँ पे कोई ना कोई कौशल का विकास हो रहा है। ठीक है, किसी न किसी कौशल का विकास हो रहा है, तो यहाँ सामाजिक कौशल को बच्चा सीख रहा है। तो ये समवयस्कों के साथ में अंतःक्रिया से रिलेटेड क्या है कि वो सामाजिक कौशल बच्चा सीख रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। नेक्स्ट है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, बच्चा कार्य कर रहा है क्लास में और वो ऊब रहा है, बोर हो जा रहा
यह इस बात की ओर संकेत करता है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। आप बच्चा बोर हो रहा है तो क्या आप उसे अनुशासित करेंगे, दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे? इससे तो बच्चा और ज्यादा परेशान हो जाएगा। ठीक है, उसको जबरदस्ती तो आप नहीं पढ़ा सकते। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कोई भी कार्य अगर बार बार हो रहा है तो बच्चा बोर हो सकता है। ठीक है, इस पे अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, इसका बच्चे की बुद्धिमानता से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोर होने का बच्चे की बुद्धिमानता से कोई मतलब नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। अगर वो सीखने की योग्यता, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम कुछ भी नहीं जानते हैं और हम डायरेक्ट ये कैसे कह सकते हैं बच्चा अगर बोर हो रहा है तो क्या उसके अंदर सीखने की योग्यता नहीं होगी? ठीक है, हो सकता है कि बच्चा ज्यादा सीखना चाहता हो और क्लास में वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो क्या है कि इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो बच्चा उबने लगता है। तो यानी कि कोई काम जब बार बार क्लास में हो रहा होगा तभी बच्चा उबने लगेगा। संभवतः कार्य, संभवतः भी बोला गया, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार किया जा रहा है, इसी कारण से बच्चा उबने लग रहा है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। भाई अभी कोई बच्चा है वो जल्दी सीख जाता है। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग हैं क्लास में। कोई बच्चा है बहुत जल्दी सीख जाता है, कैच करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कैच करने की एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। बच्चे को कुछ बताइए वो बहुत देर में समझेगा, क्योंकि हर सबका माइंड लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, केवल समूह में ही बेहतर सीखते हैं। यहाँ पे केवल लगा देंगे तो यहाँ पे केवल समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ठीक है, समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो केवल बता दिया गया केवल वही मान्य होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, यानी शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता की बात की गई है, यानी अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की बात की गई है। और उसके लिए क्यों ऐसा कहा गया होगा? क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो यानी कि इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपने देखा पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वे कितनी आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में हमने सीखा है और बताया है आपको। तो ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखिए, पेडागोजी के ये क्वेश्चन जो बाल विकास में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन पे आज चर्चा की है। तो आगे भी मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी। और जो हमारा जो पेडागोजी से रिलेटेड जो बच्चों के अंदर डर रहता है, वो आप पहली बात है कि पेडागोजी के क्वेश्चन जो 15 नंबर के आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं। ठीक है, और इनको करने के बस तरीके पता होने चाहिए। बच्चा किस टाइप से, मीन्स एक टाइप से अगर इसका शॉर्ट ट्रिक बताया जाए तो मेरा जो शॉर्ट ट्रिक है वो यही है कि आप बच्चे की जगह पे अपने आप को रख के सोचिए। ठीक है, आप क्या कीजिए कि अगर जो शिक्षार्थी है, जो बच्चा है, विद्यार्थी है, उसकी जगह आप अपने आप को रख लीजिए और आपको किस टाइप से समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर सोचिए, बाई चांस यहाँ पे आप होते, ठीक है, आप अपने आप को एज्यूम कर रहे होते कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है। आप होते तो क्यों बोर हो रहे होते? यही ना, क्यों वो बच्चा जो भी कार्य हो रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं लेकिन कोई बार बार वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा? आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर अपने आप को रख के देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि अगर आप अपने आप को रख के देखते हैं तो शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी हो सकता है सीखने की क्षमता थोड़ी कम हो। ठीक, तो हमारी, यानी कि हम कहाँ पे हैं, यानी विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, वो भिन्न भिन्न, यानी हमारी विकास की दर जो है वो भिन्न भिन्न है और हम भिन्न भिन्न, यानी अपने आप को अगर हम सेंटर में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो शायद बहुत अच्छे तरीके से आप पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे।
तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।